बस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10 प्रो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सिलरी वर्ब। क्या है? एक्सिलरी वर्ब, फोर्थ टाइप ऑफ द वर्ब। ठीक है। अभी तक हमने वर्ब का डेफिनेशन पढ़ा, वर्ब के टाइप्स को पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब को पढ़ लिया था। आज हम फोर्थ टाइप यानी एक्सिलरी वर्ब को पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। ओके। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम अपने टॉपिक को स्क्रीन पर लाते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक एक्सिलरी वर्ब। क्या? एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। एक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, सहायता करने वाली, हेल्प करने वाली। ठीक। अब इसकी डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो उसके बाद फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूस द टेंस एंड मूड ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब सेंटेंस के मूड को, यानी सब्जेक्ट, सेंटेंस में कौन हेड होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मूड को और टेंस को इंट्रोड्यूस कराता है, वो एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सिलरी वर्ब। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूस द टेंस को इंट्रोड्यूस कराता है, एंड मूड ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मूड को, वो क्या कहलाता है? एक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। The verb that introduce the tense and mood of subject is called auxiliary verb. ये रही auxiliary verb की definition। आगे देखते हैं। There are two types of auxiliaries. There are two types of auxiliaries. कितने प्रकार के auxiliary verb है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी है? पहली है प्राइमरी एक्सिलरी एंड दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी। तो पहले हम प्राइमरी एक्सिलरी को देखते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी क्या होती है। ठीक। द हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, लिंकिंग वर्ब में हमने एक चीज रीड किया था। लिंकिंग वर्ब ये रहा आपका। इसमें हमने तीन वर्ब्स देखे थे, बी, हैव, डू। इनके दो फॉर्म्स चलते हैं। एक मेन वर्ब का फॉर्म है, वो वहां पे कौन से प्राइमरी एक्सिलरी में काउंट किया जाएगा। किसका? लिंकिंग वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्म है वो प्राइमरी एक्सिलरी में काउंट किया जाता है। यानी कि द हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब वी हैव डू का हेल्पिंग वर्ब का जो फॉर्म होता है आर प्राइमरी एक्सिलरीज। वो क्या है? प्राइमरी एक्सिलरीज है। यानी कि जो टेंस को बताती हैं, सेंटेंस में टेंस को बताती हैं। दैट इंट्रोड्यूस द टेंस ऑफ सब्जेक्ट, टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज। इसको एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इंट्रोड्यूस द टेंस ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज। दिस फॉलोज द सब्जेक्ट्स नंबर। यह सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है, यानी कि यह सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज किया जाता है। अगर एस नंबर का सब्जेक्ट है तो एस नंबर की प्राइमरी एक्सिलरी यूज की जाएगी, और पी नंबर का सब्जेक्ट है तो पी नंबर की प्राइमरी एक्सिलरी यूज की जाएगी। ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार फिर से। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी का हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है। डू, डिड, डज, ये डू का हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्म है। एंड हैव, हैड, हैज, ये हैव का हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्म है। ठीक है। तो ये टोटल 11 है। प्राइमरी एक्सिलरी कितनी है? टोटल 11 है। ठीक है। इनके अबाउट डिटेल में हम टेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगले टाइप को देखते हैं, मॉडल एक्सिलरीज। क्या है? मॉडल एक्सिलरीज। तो मॉडल मॉडल जो वर्ड है वो मूड वर्ड से बना है। किससे? मूड। यानी कि जो मूड बताएगा वो मॉडल एक्सिलरी कहलाएगा। फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सिलरीज दैट फॉलोज द मूड ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के मूड को फॉलो करती है, यानी कि सब्जेक्ट के मूड को बताती है। नॉट अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नंबर नहीं बताती, इज कॉल्ड मॉडल एक्सिलरीज। देखो, हमने पहले में देखा था जो टेंस को बताती है, यानी कि सब्जेक्ट के नंबर से यूज की जाती है। प्राइमरी एक्सिलरी में हमने क्या देखा था? जो टेंस को बताती है और सब्जेक्ट के नंबर से यूज की जाती हैं, वो प्राइमरी एक्सिलरीज हैं। और इसमें फॉलोज द मूड ऑफ सब्जेक्ट का मूड फॉलो करती है, नॉट अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट का नंबर नहीं फॉलो करती। यानी कि इसमें नंबर नेसेसरी नहीं है, कोई भी मॉडल एक्सिलरी मूड के अनुसार यूज की जा सकती है। ठीक है। तो ये देखो, हमने एक्सिलरी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? जो सेंटेंस का मूड, सब्जेक्ट का मूड और सेंटेंस का टेंस बताती है, वो एक्सिलरी है। तो पहला टाइप प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा टाइप मॉडल एक्सिलरी। तो टेंस कौन सी एक्सिलरी बताएगी? प्राइमरी एक्सिलरी। और सेंटेंस और मूड कौन बताएगा? वो होगा मॉडल एक्सिलरी। ठीक है। तो
ये दो तरह की एक्सिलरीज हैं। गुड आफ्टरनून, वेलकम। इतने दिन कहाँ थे आप? ओके, तो लास्ट में बात करते हैं इस बात पे। आगे चलते हैं। जो मोड को बताएगी मॉडल एक्सिलरी, और जो टेंस को बताएगी वो होगी प्राइमरी एक्सिलरी, ठीक है। तो वी ऑल्सो कॉल इट डिफेक्टिव वर्ब। इसको हम इसीलिए डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये मोड से चलती है और नंबर को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसे हम डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें टोटल 13 मॉडल एक्सिलरीज हैं। कौन कौन सी है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। ये टोटल 13 मॉडल एक्सिलरीज हैं जो सब्जेक्ट का मूड बताती हैं। क्या बताती हैं? सब्जेक्ट का मूड, ठीक है। और जो प्राइमरी एक्सिलरीज टोटल 11 है, वो क्या बताती हैं? सब टेंस, सेंटेंस का टेंस बताती है, ठीक। तो ये टोटल एक्सिलरीज है। तो दोनों दोनों एक्सिलरीज को काउंट करेंगे, ये आपका टोटल 11 है, और मॉडल एक्सिलरीज आपके टोटल 13 है। तो काउंट करके आप बताइए कितने हुए टोटल? 13 प्लस 11। गुड, 24। 13 प्लस 11 24। तो ये 13 है और प्राइमरी एक्सिलरीज 11 है, तो 24, सॉरी 24 एक्सिलरीज हैं टोटल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। इसके पहले हम ये एक चीज और देख लेते हैं, वो लास्ट में आपके नोट में है। रुक जाइए 1 मिनट। ये रहा, ये नोट में, देयर आर ओनली 24 एक्सिलरीज इन होल इंग्लिश। टोटल पूरे इंग्लिश में जितने भी मतलब एक्सिलरीज हैं, टोटल 24 एक्सिलरीज ही हैं, ठीक है। जैसे डिफिनिट 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स थे, वैसे ही डिफिनिट 24 एक्सिलरीज भी हैं। यानी कि इससे कम ना है ना इससे ज्यादा है, 24 एक्सिलरीज होती हैं सहायक क्रियाएं टोटल इंग्लिश में, ठीक है। दे आर प्राइमरी प्लस मॉडल एक्सिलरीज। वो कौन कौन सी हैं? प्राइमरी एक्सिलरीज प्लस मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी टोटल कितनी है? 11, और मॉडल एक्सिलरीज कितनी है? 13, ठीक है। तो इनको देख लीजिए एक बार। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैव, हैड, हैज, shall, should, will, would, may, might, can, could, ought to, used to, need not, dare not, must, etc. ये एटसेट्रा क्यों लगाया है? डेफिनेट है, बट एटसेट्रा लगा दिया जाता है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब आगे अगर कोई सर्च आउट हो तो उसको आगे लगा दिया जाए, ठीक है। तो टोटल 24 एक्सिलरीज हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक्सेप्ट दीज देयर आर नो एनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है अंग्रेजी में। 24 एक्सिलरीज के अलावा कोई अदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, और जितने भी बने हैं वो इन्हीं 24 से बने हुए हैं। 24 से बने हुए, जैसे आप बोलेंगे हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हैज और हैव से ही बना है, ठीक है। ये हैज और हैव से ही बना है, इसलिए ये भी ये मतलब उसी में काउंट किया जाएगा, ठीक। यानी कि जो आगे मिलेंगे मतलब बने हुए मिलेंगे वो आपको 24 में से किसी न किसी से बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये था मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी एक्सिलरी, यानी कि एक्सिलरी के अबाउट समथिंग समथिंग। हम प्राइमरी एक्सिलरी को आगे सेंटेंस टेंस वाले पार्ट में रीड करेंगे, अलग अलग तरह से यूजेस उनके, ठीक। हम यहाँ पे केवल मॉडल एक्सिलरी के यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो मॉडल एक्सिलरी के यूजेस शुरू से स्टार्ट से देखते हैं। यूजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। यूजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, जितने भी मॉडल एक्सिलरीज जो मूड बताती हैं सेंटेंस सब्जेक्ट का, उनका यूज हम देखेंगे। पहला कौन सा है? शैल। पहला कौन है? शैल। इट इज यूज्ड, शैल इट इज यूज्ड विथ द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। ध्यान से सुनिए, इट इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। यह फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो आप हमें बताइए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा है? टेल मी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट। Which is the subject of first person? I, we, you. No अनुज, you नहीं है। I and we is only subject of first person. फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही वर्ड हैं, I and we, जो स्पीकर होते हैं, I and we। तो I and we के साथ केवल shall का यूज होता है, ठीक है। I and we के साथ shall का यूज होता है इन फ्यूचर टेंस। किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में shall के साथ I and we, यानी I and we के साथ shall का यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, I shall eat mangoes, मैं आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा। तो I shall eat mangoes,
यहाँ पे मूड बताया जा रहा है। इस फ्यूचर टेंस जो होता है वो टेंस नहीं होता, वो मूड बताता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके साथ शैल और विल का यूज होता है पूरे टेंस में, ठीक। तो आई शैल ईट मैंगोज के बारे में बाद में बताएंगे टेंस वाले पार्ट में कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, टाइम होता है, ठीक है, जिसमें मूड बताया जाता है, ठीक। तो आई शैल ईट मैंगो इतना देखिए, सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया जाता है। किसका? शैल का यूज किया जाता है, ठीक। शैल का यूज ये हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का यूज किया जाता है, ये शैल का यूज। अगला है विल। अगला क्या है? विल। इट इज यूज सब्जेक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। और ये जो विल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है इन फ्यूचर टेंस। ये भी फ्यूचर टेंस में ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इट इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। टेल मी फास्ट विच इज द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ओके, नो इश्यू, मैं बताता हूँ आपको। सेकंड पर्सन में यू आता है एंड थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट। ये, ही, शी, इट। और हमने एक चीज बताया, नाउन जो होता है वो थर्ड पर्सन में होता है। क्या होता है? नाउन जो होता है, ठीक। ओके। तो नाउन, जितने भी नाउन होंगे और सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ठीक है, इनके साथ विल का यूज होगा। कब? फ्यूचर टेंस में इनके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगा। ही विल मीट मी, फ्यूचर टेंस है, मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ही के विल का यूज किया गया है किसके रूप में? एक्सिलरी के रूप में, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में मूड बताया जा रहा है, ठीक है। मीट मी, मुझसे मिलेगा, ठीक है। तो ही विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगा, विल के साथ विल का यूज हुआ है फ्यूचर टेंस में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन है? ही है, ठीक है। तो ये था शैल और विल का यूज। अब अगला आता है कैन। क्या आता है? कैन। कैन का यूज हम देखते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पावर इन प्रेजेंट टेंस। यह प्रेजेंट टेंस में पावर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। किस लिए? पावर, क्षमता बताने के लिए, शक्ति, सामर्थ्य बताने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट में शक्ति या सामर्थ्य बताने के लिए कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ठीक है। जैसे आई कैन रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं। इसमें शक्ति या क्षमता बताया जा रहा है, ठीक है। तो कैन का यूज सकना के अर्थ में भी होता है। कैन का यूज सकना के अर्थ में भी होता है। तो आई कैन रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ सकता हूं, मैं किताबें पढ़ सकता हूं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में शक्ति बताने के लिए कैन का यूज किया गया है। और दूसरी तरह से अगर देखें तो कैन का यूज सकना के अर्थ में होता है। तो आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, रीड बुक्स, बुक्स पढ़ सकता हूं। अगला कुड। अगला क्या है? कुड। इज यू इज द पावर इन पास्ट टेंस। यह जस्ट अपोजिट, कैन का जस्ट अपोजिट, यानी प्रेजेंट का अपोजिट पास्ट। तो पास्ट में इसका यूज किया जाता है किसके लिए? पावर, सामर्थ्य या शक्ति बताने के लिए। किस लिए? शक्ति या सामर्थ्य बताने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। किसका? कुड का यूज किया जाता है, ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो कैन के प्लेस पे कुड कर देंगे। तो ही कुड रीड बुक्स, वह बुक्स पढ़ता है। ही कुड रीड बुक्स, वह बुक्स पढ़ सकता था, वह बुक्स पढ़ सकता था या फिर पढ़ सका। यहाँ इसका भी सेंस सकना के अर्थ में होता है। कब? पास्ट टेंस में, ठीक है। अब दूसरा यूज देखते हैं। इट इज यूज फॉर पोलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस। और अगर प्रेजेंट टेंस में कोई विनम्र रिक्वेस्ट करना हो, विनम्र रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, विनम्रता से कुछ बातें करनी, कुछ मांगना हो, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं? ऐसे अगर किसी से मांगना हो आपको, तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं? इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, बट इसमें क्वेश्चन मार्क लगा गया क्योंकि ये पूछ रहा है, आस्क कर रहा है। अब इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस जब आएगा उसको चेंज करने का वॉइस में, तब आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ध्यान दीजिए, कुड यू प्लीज गिव मी पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये विनम्र रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। अगला आता है आपका मे। अगला क्या है? मे। तो मे का अर्थ भी शकना होता है, बट इसका यूज इट इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट टेंस। देखो,
कैन का यूज शक्ति या सामर्थ्य बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, बट ये जो मे है इसका यूज शक्ति नहीं, सामर्थ्य भी नहीं, इसका पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए किया जाता है। किस किस लिए? संभावना को बताने के लिए किया जाता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसी का जस्ट अपोजिट माइट का भी यूज होगा। माइट का यूज भी पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में किस लिए? पॉसिबिलिटीज को प्रेजेंट करने के लिए। किस लिए? पॉसिबिलिटीज को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मे का, ही मे कम टुडे, शायद वह आ जाए। आप अगर किसी से बोलते हो कि कोई पूछता है कि वह आएगा कि नहीं, तो आप क्या बोलते हो? शायद वह आ जाए, तो ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। संभावना बताई सकती, संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट, ही माइट कम यस्टरडे, वह कल आ सकता था, वह कल आ सकता था। तो पास्ट टेंस में इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, माइट का यूज ये किया गया पास्ट टेंस में, मे का यूज किया गया प्रेजेंट टेंस में। किस लिए? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक, अब इट इज यूज टू शो सेंस ऑफ विशिंग, सेंस ऑफ विशिंग, इच्छा व्यक्त कर, इच्छा का भाव व्यक्त करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। दूसरी चीज करनी है किसी के सामने, इट इज यूज टू शो सेंस ऑफ विशिंग, इच्छा अगर व्यक्त करनी है किसी के सामने तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे इट माइट बी रेन टुडे, इच्छा हमारी व्यक्त हो रही है कि आज शायद बारिश हो, इसमें भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो ये पास्ट टेंस में है, तो इसका दोनों सेंस, दोनों का, दोनों जो यूजेस हैं दोनों का सेम सेंस है, बट अलग अलग तरह से कहा गया है। तो इसमें भी संभावना बताई जाएगी, यानी कि सेंस ऑफ विशिंग, इच्छा व्यक्त करने के लिए माइट का यूज किया जाता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। इट माइट बी रेन टुडे, बट इसमें क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा यूज क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में होगा, और ये वाला जो है पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट है इन दोनों में, बट सेंस सेम है। ठीक, तो इट माइट बी रेन टुडे, आज शायद बारिश हो। ठीक है, ये विशिंग दर्शा रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। अगला आपका आता है वुड। वुड, तो वुड का यूज, इट इज यूज एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल का हमने यूज किया था, विल का हमने यूज किया था फ्यूचर टेंस में। किसके साथ? किसके साथ यूज किया था? फ्यूचर टेंस में सेकंड एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन और नाउन दोनों हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमने विल का यूज किया था फ्यूचर टेंस में। बट अगर पास्ट टेंस में यूज करना हो तो हम वुड का यूज करेंगे। किसका? वुड का। सी वुड गो आउट यस्टरडे, सी वुड गो आउट यस्टरडे, उसे कल बाहर जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरा यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू टेल हैबिट, हैबिट इन पास्ट टेंस, इसका यूज पास्ट टेंस में हैबिट बताने के लिए भी किया जाता है। किस लिए? हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, आदत बताने के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। माई मदर वुड कुक फूड, मेरी माँ खाना पकाएंगी, मेरी माँ खाना पकाती थी। ठीक है, यहाँ पे हैबिट ये है कि मेरी माँ खाना पका, हैबिट के पका है, ये हैबिट है, माँ के खाना पकाना हैबिट है, इसलिए किसका यूज किया गया है? वुड का यूज। किसका यूज? वुड का यूज। क्यों? प्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये माँ खाना पकाती है, ये हैबिट है। माँ, मदर, माई मदर वुड कुक फूड। ठीक है, आवाज ब्रेक, आवाज ब्रेक हो रही है, मिनट। यूज कर थे वुड का, पास्ट टेंस में हैबिट बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। किसका? वुड का। माँ खाना पकाती है, ठीक है, तो इसका यूज क्या है? तो माँ क्या थी उनकी? थी क्या? खाना पकाना उनका हैबिट था, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया। माई मदर वुड कुक फूड, माई मदर फूड, मेरी माँ खाना पकाने की आदी थी, मतलब एक तरह से हैबिट बताया जा रहा है। ठीक है, तीसरा यूज क्या है इसका? इट इज यूज फॉर पोलिट रिक्वेस्ट। अब पोलिट रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज किया था, उसी तरह यहाँ पे वुड का भी यूज पोलिट रिक्वेस्ट के लिए किया जाएगा, विनम्र अनुमोदन के लिए। ठीक है, विनम्र के लिए वुड का यूज और कुड का यूज, दो ठो देख लिए, आगे और मिलेंगे उनके साथ यूज किया जाएगा।
ठीक है। तो पॉलिट रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज, वुड का यूज एंड कुड का यूज। वुड यू प्लीज शो मी, क्या आप मुझे दिखाएंगे, वुड यू प्लीज शो मी योर फेवर, क्या आप मुझे अपना पक्ष देंगे, ठीक है, इसका ये हुआ सेंस, ठीक है। अगला आता है शुड, अगला पास्ट फॉर्म ऑफ सेल इन पास्ट टेंस, इसका यूज सेल के पास्ट टेंस के रूप, पास्ट टेंस में सेल का यूज किया, सेल के पास्ट फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। इसका यूज पास्ट टेंस में सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, ठीक। एंड जनरली सेंस ऑफ चाहिए, और अगर हिंदी में कोई चाहिए वर्ड है तो उसके सेंस में शुड का यूज किया जाता है, किसका, शुड का यूज। जैसे यू शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, तुम्हें गरीबों की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गरीबों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे शुड का यूज किया गया। यू शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, तुम्हें गरीबों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो शुड पास्ट फॉर्म में किया जाता है। और आता है मस्ट, अगला क्या है, मस्ट। मस्ट का भी सेंस होता है चाहिए। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कम, इसका यूज कंपल्सेशन में किया जाता है, मतलब जरूरी हो, बाध्यता में, ठीक है। तो यू मस्ट ओबे द लॉज, तुम्हें लॉज नियमों का पालन करना चाहिए, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट ओबे द लॉज, तुम्हें जो है नियमों का, जो नियम बनाए गए उनका, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो कंपल्सेशन यहाँ पे बाध्यता बताई गई है कि कंपल्सेशन है कि तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। इस वाले शुड के सेंस में, शुड के चाहिए वाले सेंस में, इसमें कंपल्सेशन मस्ट, जब तो इसमें कंपल्सेशन जरूरी है, कोई भी कंपल्सरी चीज होनी चाहिए तभी मस्ट का यूज होगा, ठीक है। अगला है ऑट टू, इसका भी सेंस होता है चाहिए। इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर डिजायर्ड आर आइडल, यह उन थिंग्स के लिए यूज किया जाता है जो चाही गई हो या फिर आइडल हो, या फिर आइडल हो। दे ऑट टू हैव मेक पार्क्स, उन्हें पार्क्स बनाने चाहिए थे, उन्हें पार्क्स बनाने चाहिए थे। ये डिजायर किया गया कि पार्क्स बनाने चाहिए थे, यहाँ पे डिजायर बताया गया, आइडल भी बताया गया, इसलिए किसका यूज किया, ऑट टू का। दे ऑट टू हैव, दे ऑट टू हैव मोर पार्क्स, 1 मिनट। दे ऑट टू हैव मोर पार्क्स, उन्हें और पार्क्स बनाने चाहिए थे, उन्हें और पार्क्स रखने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपल्स डिजायर बताया गया है, किस लिए, डिजायर के सेंस, डिजायर जब बताया जाएगा चाहिए के सेंस से तो ऑट टू का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसका अगला यूज क्या है, वी यूज इट टू टॉक अबाउट व्हाट इज लाइकली और प्रोबेबल। वी यूज टॉक अबाउट, ये हम किसके अबाउट बताने के लिए यूज करते हैं इसका, व्हाट इज लाइकली या फिर प्रोबेबल है, ठीक है। तो देयर ऑट टू बी सेम गुड फिल्म्स, सेम सम गुड फिल्म्स, यहाँ पे कुछ और अच्छी फिल्में होनी चाहिए थी, कुछ और अच्छी फिल्में होनी चाहिए थी। ये प्रोबेबल संभावना बताई गई है और लाइकली भी बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑट टू का यूज किया गया है। अगला आता है अपना यूज टू, अगला क्या आता है, यूज टू, इसका सेंस होता है आदि था, आदि मतलब जिससे लगाव हो जाए। इट इज यूज टू प्रेजेंट पास्ट विच इज नो लॉन्गर ट्रू, यह पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज किया है जो अभी सत्य नहीं है, जो इतनी समय सत्य नहीं है। ही यूज टू ईट मैंगोज डेली, जैसे कोई आदमी पर्सन है, वो पहले खूब मैंगोज खाता था लेकिन अभी नहीं खा रहा है, ये अपने प्रेजेंट में वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। ही यूज टू ईट मैंगोज डेली, वह पहले रोज आम आदि था, ठीक है। इसका सेंस ये हुआ, यानी कि जो पास्ट टेंस में हैबिट को बताने के लिए जो अभी प्रेजेंट में सत्य नहीं है, किसका यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। अगला आता है नीड नॉट, क्या आता है, नीड नॉट यानी जरूरत नहीं है। इट इज यूज टू नेसेसिटी, इट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, नेसेसिटी को बताने के लिए, और ऑब्लाइजेशन या फिर ऑब्लाइजेशन कृतज्ञता को बताने के लिए, इन द निगेटिव सेंस में, किस सेंस में, निगेटिव सेंस, और ऑब्लाइजेशन टू डू समथिंग, को करने, नेसेसिटी या फिर ऑब्लाइजेशन का किसका यूज करेंगे, नीड नॉट का। अगर किसी चीज को करने के लिए नेसेसिटी या ऑब्लाइजेशन का अब्सेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, नीड नॉट। यू नीड नॉट डू इट नाउ, तुम्हें यह अभी नहीं करने की जरूरत है, तुम्हें यह अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लाइजेशन कृतज्ञता बताया गया है, नेसेसिटी जरूरी बताया गया है, ये चीज नहीं करनी है।
नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन होना चाहिए, बट निगेटिव सेंस में। किस सेंस में? निगेटिव सेंस में, तभी नीड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। अगला आता है डेयर नॉट। डेयर नॉट, हिम्मत नहीं करने का। करेज, लैक ऑफ करेज, इट इज यूज टू शो, इट इज यूज टू शो लैक ऑफ करेज, यह साहस की कमी को दर्शाता है। डेयर नॉट किसको दर्शाता है? साहस की कमी को। यानी कि अगर साहस की कमी दर्शाना हो, मूड बताना है सब्जेक्ट का कि उसके अंदर साहस की कमी है, तो हम क्या यूज करेंगे? डेयर नॉट। पाकिस्तान, डेयर नॉट, पाकिस्तान यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसमें उसके अंदर लैक ऑफ करेज दिखाना है, यानी कि साहस की कमी बताना है, तो हम डेयर नॉट का यूज करेंगे। पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक ऑन इंडिया, पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये था डेयर नॉट का यूज। अगली चीज हमने नोट पढ़ लिया है, देयर आर, ये टोटल 24 एक्सिलरीज है। किसमें? इंग्लिश में टोटल 24 एक्सिलरीज है, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैव, हैड, हैज, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट। ये टोटल 24 एक्सिलरीज टोटल इंग्लिश में है, ठीक है। इनमें हमने 13 एक्सिलरीज यानी मॉडल एक्सिलरीज को, उनके यूजेस 1 बाय 1 रीड कर लिया है। हमें पढ़ना है प्राइमरी एक्सिलरीज को। एक्सिलरीज को 1 बाय 1 आपको टेंस वाले पार्ट में बताएंगे। जिस टेंस में जैसे यूज किया जाएगा उसी टेंस में वैसे बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी मॉडल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो ये था टोटल अबाउट वर्ब अबाउट। अब हम आपको कल बताएंगे किसके अबाउट? कल नहीं, अभी बता रहे हैं आपको, स्टे अवाइल, ठीक है। तो ये है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के फॉर्म्स। यहाँ पे केवल 3 फॉर्म्स आप होंगे। कितने फॉर्म्स हो रहे होंगे? 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स हैं। और चौथा फॉर्म होता है यस फॉर्म, और पांचवा होता है इंग फॉर्म, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं टोटल इंग्लिश में। किसके? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं बेस, ठीक है। इनमें से ये कुछ गिवन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको अगर यस फॉर्म यानी कि यस प्रेजेंट फॉर्म का बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसको आप के बाद में एस यूज कर सकते हैं। अब्यूजेस, अराइव्स, एंड्स, अप्लाइज, तो एस का यूज कर सकते हैं किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और अगर इंग फॉर्म बनाना है तो किसी भी वर्ब के बाद आईएनजी ऐड करके हम इंग फॉर्म बना सकते हैं। तो वो इजी था इसलिए नहीं लिखे। ये जो फॉर्म्स गिवन है आपके, फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इनको आप एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे कौन सा वर्ड बना गया है। इसमें कोई रूल नहीं है कि इसके बाद ये होगा ऐसे होगा, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बना है, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म बना है, बट कैसे बना है कोई रूल नहीं है इसका, ओके। तो ये देख लीजिए, मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा। कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सी का, ए डी का हो गया, या ई एफ आई जे, कुछ इन लर्न लीजिए 1 बाय 1 करके, ठीक है। और हम, तो ये वाली क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।